नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में पहली खबर सारण से। सारण के मकेर में जगदीशपुर गांव में संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबरों के बाद सारण पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकेर के थानाध्यक्ष राजेश कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं जगदीशपुर गांव के चौकीदार गणेश मांझी को निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जगदीशपुर जनता बाजार गांव में शराब फैक्ट्री चलने को पुलिस ने स्थानीय थाना की बड़ी चूक मानते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको छपरा से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले संदिग्ध स्थिति में कुछ लोगों की मौत हुई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं और जो कल तक आंकड़ा 6 के पास था, लगभग 11 पहुंच गया है। और डीएम उस इलाके में माइकिंग करवा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो वो डीएम के सामने आए, वो प्रशासन के सामने आए। प्रशासन उनके निःशुल्क इलाज कराएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। तो धीरे धीरे लोग अब सामने आ रहे हैं। लगभग ये आंकड़ा जो शुरुआती दौर में जिसे पुलिस अफवाह बता रही तब इलाके में लगभग 11 बीमार लोग मिले, जिसमें 5 की मौत की 11 मौत की पुष्टि हो रही है। अब 11 लोगों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें डीएम 5 की मौत की पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि डीएम अभी भी यह मानने के तैयार नहीं है, चूंकि बिल्कुल संतोष, सवाल ये भी है कि थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है, चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस अब ये मान रही है कि 11 लोगों की संदिग्ध मौत शराब पीने की वजह से हुई? ये बिल्कुल, कल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, डीएम और एसपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इन मौतों के इतने बड़े मौत की एक ही इलाके से ये मौतें हुई है और वहाँ शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और उस फैक्ट्री में नकली शराब बनाई जा रही थी, जो स्प्रिट में कफ सिरप मिला के, जिसका विजुअल भी हमने दिखाया कि किस तरह से कि स्प्रिट जो कि जानलेवा होता है उसके अंदर में लोग कफ सिरप मिला करके उसको ब्रांडेड शराब की बोतलों में भर के बेच रहे थे। तो इसके बाद पुलिस खुद अपने बैक खुद पर आ गई। पुलिस ने उस इलाके के थानेदार को सस्पेंड किया है, जो जगदीशपुर गांव का चौकीदार था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मुन्ना महतो जिसके फैक्ट्री में, उसके छापेमारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। तो पुलिस अब ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं ये जहरीली शराब कांड से ही जुड़ा हुआ मामला है और एसपी भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये मामला शराब से जुड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका डीएम का कहना है कि उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन चूंकि एक इलाके में इतनी अधिक संख्या में मौत हो रही है और सभी के परिजन ये कह रहे हैं कि वो लोग शराब पी करके आए थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो रही है। तो अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं मान रहा है, भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सपोर्ट नहीं कर, लेकिन डीएम ने भी ये माना है कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मौत के पीछे शराब भी जिम्मेदार हो सकता है। तो उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। रात से ये कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। देर रात एसपी ने उस इलाके के थानेदार को सस्पेंड कर दिया है, चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसको तैनात कर दिया गया है। घर घर की चेकिंग चल रही है कि अगर और भी कोई आदमी डर के हमारे सामने नहीं आ रहा हो, तबीयत खराब हो, तो उसको भी अस्पताल तक लाकर के इलाज कराया जाए। तो लगभग 11 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं और अभी भी जो बताया जा रहा है कि उस गाँव के अंदर या आसपास कुछ लोग सिवान में भी बीमार मिले। मैं बता दूं कि जिन लोगों की मौत हुई उसमें एक आदमी शराब पी करके सिवान चला गया, जहां उसकी मौत हो गई थी, वहां से उसको लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं इस आसपास के इलाके में फैल चुके हैं और प्रशासन अब इस बात पर ध्यान दे रहा है। प्रशासन जो पहले अफवाह बता रहा था वहां से हट करके फैक्ट की तरफ आया है और प्रशासन ये मान रहा है कि लोग बीमार हो सकते हैं इस तरह से नकली शराब से। क्योंकि प्रशासन ने ही इस नकली शराब की फैक्ट्री को उद्भेदित किया था, वहां दिखाया था कि किस तरह से यहाँ नकली शराब एक गाँव के बीच में एक बड़ा सा बिल्डिंग बना करके उसमें शराब की फैक्ट्री चल रही थी और चौकीदार को इसीलिए गिरफ्तार किया क्योंकि गांव के हर हरकत पर नजर रखना चौकीदार की जिम्मेवारी होती है। और शराब जो शराबबंदी एक्ट उसमें भी ये कहा गया है कि चौकीदार की जिम्मेवारी की गांव में अगर इस तरह के इलीगल काम चल रहे हो तो उसकी जानकारी थाने तक पहुंचाए। तो इस कारण चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जी बिल्कुल संतोष, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप कैजुअलिटी हुई है तो प्रशासन एक तरह से पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। प्रशासन अभी से कहीं ना कहीं, भले ही हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब ये मान चुका है कि शराब से, नकली शराब, मिलावटी शराब, जो शराब कहा जाए, शराब के कारण ये मौतें हो रही है, ये मान करके चल रहा है। ठंड को कारण बताया जरूर जा रहा है, लेकिन प्रशासन ये मान रहा है कि इस मौत के पीछे अब शराब भी वजह हो सकती है और यही मान करके अब कार्रवाई शुरू की गई है, जिसकी पहली कड़ी थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है और एसपी ने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष।
शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहटा, बेतिया और छपरा में पुलिस ने देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। देसी और विदेशी शराब की बोतलों को देखकर ये मत समझिएगा कि किसी दारू के दुकान की तस्वीर है। ये घर है छपरा के मुन्ना महतो का। मोकर के जनता बाजार इलाके का ये वही मुन्ना महतो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी के यहाँ से दारू पीने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हुई। हालांकि पुलिस ने शराब से मौत का खंडन किया है, लेकिन जब एंटी लीकर टास्क फोर्स और उत्पाद विभाग की टीम ने मुन्ना महतो के घर पर छापेमारी की तो सबके होश उड़ गए। मुन्ना ने अपने घर के अंदर एक तरह से देसी और विदेशी शराब की फैक्ट्री लगा रखी थी। स्प्रिट में कफ सिरप मिलाकर नकली विदेशी शराब बनाता था। हालांकि मुन्ना महतो मौके से फरार हो गया, लेकिन उसका भाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। में कुछ लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है और ये संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा सभी कार्य इसमें किए गए हैं। इसमें इस प्रकार की बात भी आ रही है कि इलिसिट लिकर पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, तो इसके संबंध में हम लोगों ने पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और दो लोगों का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। उनका रिपोर्ट आएगा तभी उनकी मृत्यु के स्पष्ट कारणों के बारे में हम लोग बता पाएंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों को जो तैयारियां करनी चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए, वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इससे जुड़े हुए सभी पहलुओं के हम लोग जल्दी ही निष्पादित करेंगे। चूल्हे पर धधकती इस आग को देखिए। इस चूल्हे पर किसी का खाना नहीं बन रहा है, बल्कि बन रही है देसी शराब। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा के दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां चल रही हैं। जिस सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और देसी शराब के साथ 16 भट्टियों को ध्वस्त किया। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बेतिया में भी कार्रवाई की। सिरिसिया ओपी क्षेत्र के गरबुहा गांव में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने भारी संख्या में पुलिस पहुंची। 12 लीटर देसी शराब जब्त किया, जबकि 1000 किलो अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। ये जो आपका जो हमने आज कार्रवाई किया है, ये गरबुहा है सिरिसिया ओपी के अंतर्गत। यहाँ पहले इतना बड़ा चुलाई अड्डा हुआ करता था कि बार बार पुलिस और एक्साइज की टीम इसको ध्वस्त करती थी, इसको समाप्त करती थी। उसके बावजूद भी यहाँ पुनः चालू हो जाता था। पर वे बहुत दिनों के बाद पहली बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे काम अभी बंद है। और नहीं तो इसके पहले जितनी बार भी हमने कार्रवाई की है, 7 घंटा 8 घंटा यहाँ जेसीबी चलाना पड़ता था। उसके बावजूद भी पूरा खत्म नहीं होता था और फिर ये लोग चालू कर लेते थे। दरअसल ये गांव अवैध शराब को लेकर बदनाम रहा है। कहते हैं कि इस गांव में शराब की नदी बहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार छापेमारी के डर से तस्कर गांव छोड़कर भागने लगे हैं। यानी छपरा से लेकर बेतिया तक शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, बेतिया से प्रफुल्ल और बिहटा से संजय की रिपोर्ट। और इसी बीच विधान परिषद चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें पटना में संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद की बैठक होगी। दोनों नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है। तो जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी की बड़ी बैठक हो चुकी है और इस बैठक में 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 सीट जेडीयू को देने के पक्ष में है बीजेपी, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वीआईपी को सीट नहीं देना चाहती है बीजेपी। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश जुड़े हुए हैं। तो अमितेश, क्या माना जाए, बंटवारा हो चुका है, यही कुछ सीटों का बंटवारा होगा? देखिए, बीजेपी चाहती है कि 13-11 का फॉर्मूला रहे, लेकिन जेडीयू 12-12 का फॉर्मूला चाहती है। इसलिए अभी इसको फाइनल नहीं माना जाए, लेकिन बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है कि पिछली बार उसके पास 24 में से 13 सीटें थी, सिटिंग उसके 13 एमएलसी हैं, इसलिए 13 सीटों पर
वो चुनाव लड़े और 11 सीटें जेडीयू के खाते में जाए। लेकिन इस पर अभी भी फैसला होना बाकी है, क्योंकि जेडीयू चाहती है कि 12-12 का फॉर्मूला रहे, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे उसके मुताबिक। दूसरा, जो दो छोटी पार्टियां हैं वीआईपी और हम सेकुलर, उनकी तरफ से सीटों की डिमांड जो की जा रही है, तो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि जीतन मांझी को अगर एडजस्ट करना है तो जेडीयू अपने कोटे से एडजस्ट करेगी, और दूसरी तरफ वीआईपी को बीजेपी एडजस्ट करेगी, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक वीआईपी को एमएलसी का जो चुनाव होना है 24 सीटों पर, उसमें से बीजेपी वीआईपी को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। बीजेपी नहीं देगी वीआईपी को एक भी सीट। अब देखना है कि जेडीयू जीतन मांझी की पार्टी को एक भी सीट देती है या नहीं देती है। तो फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू से आखिरी बात होनी बाकी है, क्योंकि 13-11 का फॉर्मूला होगा या 12-12 का फॉर्मूला होगा, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम 24 में से 13 जो हमारे सिटिंग हैं, उन सभी सिटिंग एमएलसी को सिटिंग जो सीटें हैं हमारी, जो पिछली बार हमने 24 में से 13 पर जीत मिली थी, उन सभी 13 सीटों पर हम चुनाव मैदान में उतरें और केवल 11 जेडीयू को दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जेडीयू ने भले ही डेडलाइन तय कर दी हो, लेकिन जेडीयू के इस ऐलान से बीजेपी पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश से बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और वो अलग अलग राज्यों में अपने मुताबिक गठबंधन करती है। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में ज्यादा सीटें आने पर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और अब जेडीयू को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बिहार में सर्वाधिक सीट बीजेपी की आई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब बारी उनकी है, उनको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब ऐसी अपेक्षा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बने। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की है वो भी प्रयास करे कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी मजबूत होगी तो जनता दल यूनाइटेड को भी फायदा होगा। और अब खबर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर की। कोरोना को लेकर हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला हुआ कि बिहार में पुरानी गाइडलाइंस ही लागू रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जो बड़ी बातें इसकी बैठक की रही वो हम आपको बता रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी प्राइवेट ऑफिस जो हैं वो 50% उपस्थिति के साथ खोलेंगे। ऑफिस में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल ये सब कुछ बंद रहेगा। रेस्टोरेंट और ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और इसको लेकर नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जो प्रतिबंध लागू है उसे 6 फरवरी 2022 तक के लिए विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। और सीएम ने लोगों से अनुरोध भी किया कि आप विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन दिशा निर्देशों का पालन करें। बुधवार को पटना के राजीव नगर में अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी को गोली मार दी और फरार हो गए। दुकानदार को गोली मारने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं उसकी बानगी देख लीजिए। देखिए कैसे जेवर दुकान पर बैठा ये बदमाश पिस्टल निकालता है और दुकानदार को गोली मार देता है। घटना बुधवार की है। राजीव नगर के रोड संख्या 16 में राकेश कुमार सेनी की जेवर की दुकान है। राकेश अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 2 लोग दुकान के अंदर आए, जबकि एक दुकान के बाहर खड़ा रहा। अंदर आए दोनों बदमाशों के चेहरों पर मास्क लगा था। बदमाशों ने आराम से बैठकर राकेश से रंगदारी की मांग की। राकेश ने जब इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया
तो एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और राकेश के सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। अब इस पूरी घटना को शुरू से एक बार फिर देख लीजिए। बुधवार को राकेश कुमार सोनी से रंगदारी मांगने 2 बाइक से 4 अपराधी आए थे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 लोग आ रहे हैं। दोनों बाइक को सड़क के किनारे खड़ी करते हैं, फिर उस पर से उतरकर 2 लोग आगे आते दिख रहे हैं, जबकि 2 लोग बाइक पर ही रहते हैं। फिर एक और युवक पीछे से आता है। सभी के चेहरे पर मास्क है। इनमें से 2 अंदर जाते हैं, राकेश से बात करते हैं और गोली मार देते हैं। अब गोली मारकर भागने की तस्वीर भी गौर से देख लीजिए। देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में गोली मारकर भागते अपराधी साफ नजर आ रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि 3 अपराधी सड़क पर भाग रहे हैं। इसके बाद सभी बाइक पर बैठते हैं। दोनों बाइक के पीछे बैठे लोग हवा में पिस्टल लहराते हैं और फिर तेज रफ्तार से बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान पीछे वाले बाइक से एक हेलमेट नीचे गिर जाता है, जिसे छोड़कर बाइक सवार फरार हो जाते हैं। अब सवाल है कि राज्य की राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस का तंत्र फेल हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।